हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने आपको गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों के विषय में जानकारी दी। आज हम आपको गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्त साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था के विषय में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं गुप्तकालीन प्रशासन से। गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर राजा था। राजा का कर्तव्य किसी भी आक्रमण से जनता की रक्षा करना था। गुप्त काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, अतः वह न्याय प्रशासन की देखभाल धार्मिक नियमों व नीतियों के अनुरूप करता था। शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक व वंशानुगत थी, लेकिन ज्येष्ठाधिकार जैसे तत्व कम ही दिखाई पड़ते हैं। ज्येष्ठाधिकार अर्थात बाद ज्येष्ठ पुत्र का राजगद्दी पर बैठना। करते हैं मंत्री परिषद एवं दूसरे अधिकारीगण के विषय में। सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे, जो आधुनिक आईएएस वर्ग के बराबर होते थे। राजा उनको अपने प्रांत में नियुक्त करता था तथा वे नगद वेतन पाते थे। गुप्त शासक मंत्रियों की सलाह लिया करते थे। सभी महत्वपूर्ण मामलों पर अपने अधिकारियों को लिखित आदेश जारी करते थे। अब बात करते हैं गुप्तकालीन अधिकारी और उनके विभागों के विषय में। मलाधिकृत सेनापति को कहा जाता था। महादंडनायक न्यायाधीश को संधि विग्रहिक, युद्ध व शांति का मंत्री होता था। दंड पार्षद पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता। विनय स्थिति स्थापक, शिक्षा व धर्म संबंधी अधिकारी होता था और भंडागाराधीश कोष का अधिकारी होता था। महाशपटिलक लेख विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। महाप्रतिहार राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी था। गुप्त काल में पद वंशानुगत होने लगे थे, जिसकी जानकारी हमें कर्मदंडाभिलेख से मिलती है। हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक था। वीरसेन चंद्रगुप्त का संधि विग्रही था। शिखर स्वामी चंद्रगुप्त का मंत्री था। पृथ्वीसेन कुमार गुप्त का मंत्री था एवं पर्णदत्त व चक्रपाली स्कंदगुप्त का मंत्री। अब बात करते हैं प्रांत, जिला अथवा स्थानीय शासन के विषय में। प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण साम्राज्य को राष्ट्रों या भुक्तियों में विभाजित किया गया था। जैसे बंगाल में पुनर्वर्धन भुक्ति था। प्रांत व भुक्ति को पुनः जिलों में, जिन्हें प्रदेश या विषय कहते थे, जिसका प्रधानपति अर्थात कुमारा मात्य कहलाता था। जिला स्तर पर जिला परिषद से विषय परिषद कहते थे। नगर में नगर पालिका, जिसमें क्षेत्रीय व्यावसायिक समूह की प्रधानता थी। इस परिषद में शामिल थे नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलीन, प्रथम कायस्थ। नगर श्रेष्ठी पूंजीगत वर्ग का नेता होता था। सार्थवाह विषय के व्यापारियों का नेता। प्रथम कुलीन कारीगर समुदाय का प्रमुख। प्रथम कायस्थ लिपिकों का प्रधान। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। न्याय व्यवस्था के विषय में गुप्त काल में न्यायालय 4 वर्गों में विभाजित था। राजा का न्यायालय, पूग, श्रेणी और कुल। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश को दंडनायक, महादंडनायक, सर्वदंडनायक कहा जाता था। प्रथम विधि निर्माता बृहस्पति को माना जाता है। शूद्रक की मृच्छकटिकम के न्यायालय को अधिकरण मंडप व न्यायाधीश को अधिकरणी कहा है। सैन्य प्रशासन का प्रमुख सेनापति होता था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत था। गुप्त काल में राजा के पास स्थायी सेना थी। सेना के 4 अंग थे: पदाति, रथारोही, अश्वारोही एवं गज सेना। साधारण सैनिकों को चाट कर पुलिस विभाग के प्रमुख पदाधिकारियों में उपरीक, दशापराधिक, चौरोधरणिक, दंड पार्षिक, अंगरक्षक प्रमुख थे। रण भांडागारिक पदाति वस्तुओं की व्यवस्था करने वाले अधिकारी थे, जो रसद की व्यवस्था करता था। गुप्तचर कर्मचारी को दूत व पुलिस कर्मचारी को भट्ट कहा जाता था। बात करते हैं राजस्व के स्रोत के विषय में। भूमि पर सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1/6 भाग का अधिकारी था। इसलिए कालिदास ने सम्राट को षष्ठमांश व्रती कहा है। अब बात करते हैं प्रमुख कर के विषय में, जिसमें भाग, भोग, उद्रंग, ऊपरी कर, भूतावाद, प्रत्यय व शुल्क इत्यादि शामिल थे। भाग अर्थात भूमि उपज का 1/6 भाग। भोग अर्थात राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं जैसे फल, फूल, सब्जी आदि के रूप में दिया जाने वाला कर। उद्रंग अर्थात स्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर और ऊपरी कर यानी अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर। भूतावाद प्रत्यय अर्थात विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर। शुल्क अर्थात सीमा शुल्क एवं बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर। कर की दर 1/4 या 1/6 होती थी। किसान हिरण्य यानी नगद रूप में और मेय यानी अन्न के रूप में दोनों तरह से भूमि कर अदा कर सकते थे। मंदिरों व ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी, उसे अग्रहार कहा जाता था। यह भूमि कर। करते हैं भूमि से जुड़े अधिकारियों के विषय में, जिसमें ध्रुवाधिकरण भूमि कर संग्रहण अधिकारी था। महाशपटिलक या कर्णिक आय व्यय लेखा जोखा अधिकारी था। शौल्किक सीमा शुल्क या भूकर अधिकारी था।
न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी था। बात करते हैं गुप्तकालीन समाज के विषय में। गुप्त काल में समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था, जिसका आधार जन्म था। वैश्य वर्ग का मुख्य कार्य कृषि व व्यवसाय था। वाणिज्य व व्यवसाय के पतन के कारण उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग था, जिन्हें अंत्यज या चंडाल कहा गया है। हिनसांग ने शूद्रों को कृषक वर्ग के रूप में उल्लेख किया है। इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। अब शूद्र सैनिक वृत्ति भी अपनाने लगे। साथ ही रामायण व महाभारत पढ़ने का भी अधिकार मिल गया। नई जातियों में भूमि अनुदान की प्रथा के कारण कायस्थों का उदय हुआ, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। इस काल में दंड में वर्ण विभेद कायम था, अर्थात वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय किया जाता था। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण मृत्युदंड की सजा से मुक्त था। चोरी करने पर ब्राह्मण को अधिक व शूद्र को कम दंड दिया जाता था। वहीं हत्या करने पर ब्राह्मण को कम व शूद्र को अधिक दंड दिया जाता था। बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति के विषय में। स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। इसका प्रमुख कारण था उपनयन संस्कार का बंद होना, आयु में विवाह होना, पर्दा प्रथा व सती प्रथा का प्रचलन आदि। इस काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन हो गया था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याया, उपाध्यायी, आचार्य शब्द आए हैं। कामसूत्र व मुद्रा राक्षस में गणिकाओं व वैश्याओं का वर्णन भी मिलता है। नारद व पराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन किया गया है। करते हैं दासों की स्थिति के विषय में। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु 7 प्रकार के और नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान भी सर्व नारद ने ही दिया, जो कि इस काल में दास प्रथा के कमजोर होने का संकेत देता है। भूमि दान के कारण भूमि का विखंडन हुआ, जिससे दासों की उपयोगिता कम होने लगी। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में कालीन आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि थी। भूमि पर मुख्यतः राजा का अधिकार होता था। बृहद संहिता के अनुसार 3 फसलों की जानकारी तथा कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर थी। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणवाप तथा आड़वाप भूमि माप का पैमाना थी। सिंचाई का प्रबंध राज्य करता था, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। गोचर पशुओं की चारा योग्य भूमि को कहते थे। क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त भूमि को, वास्तु वास करने योग्य भूमि, खिल जो भूमि जोती नहीं जाती थी, अपृहद बिना जोती गई जंगली भूमि को कहते थे। अब बात करते हैं व्यापार वाणिज्य के विषय में। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। अमरकोश में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे इत्यादि का उल्लेख आया है। इस काल में मिट्टी के बर्तन, मृण मूर्तियां बनाने तथा पत्थर एवं धातु के सामान तैयार करने का उद्योग भी विकसित हुआ। रोली का लोह स्तंभ गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। शिल्पियों एवं व्यवसायियों के निगम, श्रेणी तथा संघ होते थे। मंदसौर अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी तथा इंदौर लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख आया है। मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। वाणिज्यिक निकायों और उनके वास्तविक कार्य और स्वरूप के आधार पर उनका विभाजन श्रेष्ठी, कुलिक निगम, श्रेष्ठियों, शिल्पियों एवं श्रेणियों का केंद्रीय निगम या संघ होता था। श्रेष्ठी श्रेष्ठियों का, कुलिक शिल्पियों का और निगम श्रेणियों का केंद्रीय निगम या संघ होता था। पूग विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह होता था। श्रेणी एक ही जाति के व्यापारियों का समूह होता था। निगम व्यापारियों की समिति को कहा जाता था। इसका प्रधान श्रेष्ठी होता था, जो एक ही नगर में रहकर व्यापार करते थे। इस काल तक रोमन व्यापार का पतन हो चुका था, लेकिन दक्षिण एशिया व चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत का तथा भृगु कच्छ या भड़ोच पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। इसके अतिरिक्त चौल, घंटशाला, कदूरा भी प्रमुख बंदरगाह थी। इस काल में चीन से रेशम, इथियोपिया से हाथी दांत तथा अरब, ईरान एवं बैक्ट्रिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। कहते हैं मुद्राओं के विषय में। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें दिनार कहा गया। सोने का सिक्का 144 ग्रेन का होता था। चांदी के सिक्का का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात आरंभ किए थे। फाहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे।
गुप्तों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति के विषय में। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसे उन्होंने राजधर्म भी बनाया। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की और गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। गुप्त काल का वैष्णव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण अवशेष है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो पंचायतन शैली में बना है, जिसमें शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। इस काल में विष्णु के अतिरिक्त शिव, गंगा, यमुना, दुर्गा, सूर्य, यक्ष आदि देवताओं की भी उपासना होती थी। इस काल में मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई तथा वैष्णव एवं शैव धर्मों का समन्वय हुआ। हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त जैन व बौद्ध अनुयायी भी देश में बड़ी संख्या में विद्यमान थे, अतः बौद्ध व जैन धर्मों का प्रचार प्रसार भी हुआ। इस काल में महायान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनाए जाने। गुप्त काल में षट दर्शन विचारधारा का भी आविर्भाव हुआ। प्रमुख षट दर्शन है सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा की जैमिनी, इसके प्रमुख आचार्य शबर स्वामी हैं। उत्तर मीमांसा का वादरायण, जिसके प्रमुख आचार्य गौड़पाद हैं। बात करते हैं गुप्तकालीन कला व साहित्य के विषय में। गुप्त काल कला व साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त कला की विशेषताएं: प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। विदेशी प्रभाव से मुक्ति मिली। कुषाण आदि पूर्ववर्ती कालीन नग्नता का लोप हो गया। धर्म का प्रयोग कला के अनुगामी के रूप में किया जाने लगा। पाषाण का अत्यधिक प्रयोग किया गया। साथ ही ईंटों का भी प्रारंभ किया गया। अब बात करते हैं स्थापत्य कला के विषय में। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में, जैसा कि हमने पहले बताया, शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण को दिखाया गया है। मंदिर बनाने में पंचायतन शैली का आरंभ हुआ, जिसमें प्रमुख देवता के मंदिर के साथ 4 गौण देव मंदिर होते थे। गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर तथा बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण है। गुहा मंदिर का एक उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है। इसमें विष्णु के वाराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। इस काल में विष्णु और बुद्ध की मानवाकार प्रतिमाएं बनी, जिनमें सारनाथ व मथुरा की बौद्ध प्रतिमाएं प्रसिद्ध हैं। गंगा व यमुना की मूर्ति भी इस काल की देन है। गुप्त काल के चित्रों के अवशेषों को बाघ, अजंता, बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। जनता की 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन शिक्षा व साहित्य के विषय में। गुप्त काल में पाटलिपुत्र, मथुरा, वल्लभी, उज्जैनी, काशी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा भी आगे चलकर विश्व विख्यात शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति गणित व ज्योतिष में हुई। आर्यभट्ट इस काल के महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ व खगोल शास्त्री हुए। आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, वर्गमूल, धनमूल निकालने की विधि तथा ज्यामिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वराहमिहिर ने आर्यभट्ट के ज्यामिति सिद्धांत को अधिक परिशुद्ध किया। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल व विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने के प्रयोग के नियम और द्विघात समीकरणों को हल करने के सूत्र दिए। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। उन्होंने शल्य चिकित्सा को उपचार कलाओं में सर्वोत्तम माना। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का वर्णन किया है। नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। वाग्भट ने अष्टांग संग्रह नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। वराहमिहिर ने ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। पुराणों के वर्तमान स्वरूप की रचना भी गुप्त काल में हुई थी। साथ ही नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में की गई थी। गुप्त काल के प्रमुख साहित्य और उनके लेखक: अष्टांग संग्रह के लेखक वाग्भट, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, न्यायावतार के सिंहसेन, आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत के आर्यभट्ट, ब्रह्म सिद्धांत के ब्रह्मगुप्त, बृहत संहिता व पंच सिद्धांतिका के लेखक वराहमिहिर, मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाखा दत्त, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, ये सब कालिदास के प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों, आज हमने आपको गुप्तकालीन प्रशासन,
कला, साहित्य, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि सभी व्यवस्थाओं के विषय में बताया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।